नमस्कार, मैं हूं ऋतु सिंह और आप देख रहे हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव 2023 की। इस बेहद खास चुनावी कार्यक्रम में आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सियासत का हर वो पहलू नजर आएगा जो आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। तो आइए शुरू करते हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। कर्नाटक में कांग्रेस को मिली जीत के बाद पार्टी के तेवर बदले हुए हैं। सीनियर लीडर्स ने मौका हाथ आया देख बीजेपी पर हमले भी तेज कर दिए हैं। खासकर दिग्विजय सिंह ज्यादा आक्रामक नजर आ रहे हैं। दिग्गी ने बीजेपी के हिंदुत्व का जवाब कांग्रेस के सनातन से देने की तैयारी कर ली है। रिपोर्ट देखिए। हमारा सनातन धर्म है, हम हिंदुत्व को धर्म नहीं मानते। हिंदुत्व में यह कि जो हमारी बात नहीं माने उसको डंडा मारो, उसका घर तोड़ दो। एक बार फिर दिग्विजय सिंह हिंदुत्व को लेकर मुखर दिख रहे हैं। जिस लहजे में उन्होंने सनातन और हिंदुत्व को समझाया, उसने प्रदेश की सियासत का पारा भी चढ़ा दिया है। अब उनके बयान के मायने भी निकाले जा रहे हैं। क्या कांग्रेस हिंदुत्व के जवाब में सनातन को आगे बढ़ाना चाह रही है? सनातन के जरिए कांग्रेस को हिंदुत्व की वो काट मिल गई है जिसके सहारे वो 2023 में बीजेपी को टक्कर दे सके। अब दिग्विजय सिंह के बयानों से तो यही झलक रहा है। हमारा सनातन धर्म है, हम हिंदुत्व को धर्म नहीं मानते। सनातन धर्म के आयोजन में क्या नारा लगता है? धर्म की अधर्म का प्राणियों में और विश्व का ये सनातन धर्म है। हिंदुत्व में ये नहीं है। हिंदुत्व में ये कि जो हमारी बात नहीं माने उसको डंडा मारो, उसका घर तोड़ दो, उससे पैसे खा जाओ। हिंदुत्व और दिग्विजय सिंह का उस पर बयान मानो बीजेपी को बैठे बिठाए वो बहाना देना जिसके जरिए वो दिग्विजय को घेर सके। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। बीजेपी के लिए पंचिंग बैग की तरह दिग्विजय सिंह ने हिंदुत्व पर बोला तो बीजेपी ने दिग्विजय को आड़े हाथ ले लिया। और दिग्विजय सिंह हमेशा हिंदुत्व को बदनाम करने की कोशिश करते हैं और ये जो उनकी व्याख्या है ये पूरी तरह से तुष्टीकरण करने के लिए और हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए ये पूरा उन्होंने कहा। जो कर्नाटक के चुनाव परिणाम आए हैं और जिस तरह से वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं, ये मध्य प्रदेश है और दिग्विजय सिंह जी ये ना समझे कि मध्य प्रदेश में पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगेंगे। ऐसा नहीं है कि दिग्विजय सिंह ने पहली बार हिंदुत्व को लेकर कुछ कहा हो, ना ही वो पहले नेता हैं जिन्होंने हिंदुत्व की परिभाषा को अपने हिसाब से समझाने की कोशिश की है। राहुल गांधी भी हिंदू धर्म और हिंदुत्व के बीच के अंतर को समझाते हुए नजर आ चुके हैं। उस वक्त भी देश भर में कुछ इसी तरह का सियासी हो हल्ला मचा था। अब एमपी में भी सियासत की वही तस्वीर उभरती दिख रही है। लेकिन एमपी चुनाव से पहले दिग्विजय की हिंदुत्व और सनातन की परिभाषा लोगों को कहां तक समझ आती है, ये भी जल्द पता चल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और अब बात विश्वास की। मध्य प्रदेश में 2023 का चुनाव विश्वास पर होने जा रहा है, ये कहना है पूर्व सीएम कमलनाथ का। कर्नाटक के नतीजों से उत्साहित कांग्रेस मध्य प्रदेश में भी इसे जीत का फॉर्मूला मान रही है। तो बीजेपी डबल इंजन की सरकार और मध्य प्रदेश को बीजेपी का गढ़ बताते हुए फिर से वापसी की बात कह रही है। कौन किस पर विश्वास करता है, ये बहुत बड़ा मुद्दा होगा। कौन किस पर विश्वास करता है और यही मुद्दे पर, विश्वास के मुद्दे पर ही अगला मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ा जाएगा। तो सुना आपने, 2023 में कमलनाथ और कांग्रेस विश्वास के मंत्र के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे और कर्नाटक चुनाव के नतीजों से उनका ये विश्वास काफी बड़ा भी है। 2018 में भी कर्नाटक और मध्य प्रदेश में कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। सरकार भी बनी, लेकिन समीकरण बदले और बीजेपी की सरकारें काबिज हो गई। अब कमलनाथ जनता को ये बात भी याद दिलाएंगे।
कि बीजेपी ने हर चीज का उपयोग किया, बजरंगबली से लेके तरह तरह के रोड शो, तरह तरह की नुक्कड़ सभा, इतना पैसा, इतनी पुलिस, इतना प्रशासन, ये सब बीजेपी ने, ऐसा कोई हथकंडा नहीं था जो उन्होंने नहीं अपनाया, और वो कांग्रेस के 50% में भी नहीं पहुंची। इधर बीजेपी के पास डबल इंजन सरकार का विश्वास है। जनता के हित में कई ऐसे काम हुए हैं जिससे पार्टी को लगता है कि कर्नाटक का असर मध्य प्रदेश में नहीं पड़ेगा और एक बार फिर बीजेपी सरकार की वापसी होगी। ये मध्य प्रदेश है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का गढ़ है और मोदी जी की योजनाओं का गढ़ है। हमारी सरकार ने गांव-गांव में, घर घर के अंदर हर गरीब के जीवन को बदलने का काम किया है। कॉन्फिडेंट होकर के मैं कह रहा हूं, ये मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इन्हें आईना दिखाता रहा है, फिर आईना दिखाएगा। मध्य प्रदेश में लंबे अरसे बाद ऐसा चुनाव होगा जिसमें दोनों ही दल अपने अपने कार्यकाल की बात करेंगे, लेकिन सवाल यही कि जनता का भरोसा कौन जीत पाएगा। मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। कर्नाटक चुनाव में कई दिग्गजों के नाम और चेहरों की गूंज रही, लेकिन इस चुनाव में उन चेहरों ने भी बड़ा रोल निभाया जो पर्दे के पीछे से काम करते रहे। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट सुनील कानुगोलू की, जो कर्नाटक में प्रचंड जीत के बाद अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ब्रांडिंग करेंगे। चुनावी रणनीतिकार सुनील कानुगोलू अपनी 200 एक्सपर्ट्स की टेक्निकल टीम के साथ मध्य प्रदेश में जीत की पटकथा लिखेंगे। मध्य प्रदेश में भी अब कांग्रेस कर्नाटक फॉर्मूला अपनाएगी। कर्नाटक जीत के रणनीतिकार मध्य प्रदेश में डेरा जमाएंगे तो कांग्रेस के रणनीतिकार सुनील कानुगोलू मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी अपनी टेक्निकल टीम के साथ कांग्रेस की ब्रांडिंग करेंगे। करीब 200 एक्सपर्ट्स के साथ कांग्रेस की ब्रांडिंग मध्य प्रदेश में की जाएगी। तो कर्नाटक में सरकार बनने के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस में खासा उत्साह नजर आ रहा है। तो चलिए अब जानते हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत का स्क्रीन प्ले लिखने वाले सुनील कानुगोलू के बारे में। कांग्रेस के प्रमुख रणनीतिकार हैं और इसके साथ ही कर्नाटक चुनाव की जीत में उनकी अहम भूमिका रही है। जनता के साथ व्यापक संपर्क की रणनीति तैयार की, चुनावी भाषणों और एजेंडे की काट सुनील कानुगोलू ने निकाली, चुनाव प्रचार के लिए नए नए तरीके इजाद किए और इसके साथ ही लोगों की नब्ज टटोलने के लिए अलग अलग सर्वे भी कराए। और अब बात चुनाव मशीन के नाम से जाने जाने वाली बीजेपी की। देश में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने जा रहे हैं और इसे लेकर बीजेपी के मेगा लेवल पर तैयारी कर रही है। बूथ मजबूत करने से लेकर 22 तरह के प्रोग्राम्स के जरिए कार्यकर्ता मतदाताओं को जोड़ेंगे, जिसमें बुजुर्गों और दिव्यांगों को साधा जाएगा। सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं, तो 9 साल के अभियान में 1 महीने घर घर संपर्क चलेगा। हम सब कार्यकर्ता घर घर जाएंगे, घर घर संपर्क करेंगे, अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम करेंगे, हर प्रकार के लोगों को जोड़ेंगे। अब जैसे 80 साल के जो लोग हैं, चुनाव आयोग ने तय कर दिया है 80 साल के लोगों को घर से ही वोट डालने का अधिकार है। अब आपके बूथों पर, आपके इन 10 बूथों पर अगर ऐसे 10-12 लोग ही हैं या 15-20 लोग हैं, तो वो मतदाता, अगर आपने संपर्क किया 80 साल का कौन है, अपने मोहल्ले में, मेरी गली में, मेरे बूथ पर ये 15 लोग हैं, 15 लोगों से मिलना, कहना कि दादा आपका वोट हम यहीं से डलवाएंगे, दादा आपके प्रति भाजपा को वोट करेगा। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन मोड में हैं और इसे लेकर दिग्विजय सिंह जबलपुर में डेरा जमाए हुए हैं। विधानसभा चुनावों को लेकर महाकौशल और विंध्य में विधानसभा वाइज कार्यकर्ताओं से चर्चा भी कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने पनागढ़ से बीजेपी विधायक इंदु तिवारी पर निशाना साधते हुए कहा है कि पूरे पीडीएस के अनाज का काम इंदु तिवारी के पास है। गरीबों को मिलने वाला राशन सीधे बाजार में बेचा जा रहा है।
दिग्विजय सिंह पूरी तरह से चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं और इसी के साथ विधायक इंदु तिवारी पर निशाना भी साधा है। कहा है कि पीडीएस के सारे काम इंदु तिवारी के पास हैं और गरीबों का राशन सीधे बाजार में बेचा जा रहा है। तो कार्यकर्ताओं से जहां विधानसभा वाइज 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं, महाकौशल और विंध्य में दिग्गी पूरी तरह से ताकत झोंकने में लगे हुए हैं। तो चलिए अब इन इलाकों के समीकरण भी समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे विंध्य के समीकरण की। विंध्य में 7 जिलों की 30 विधानसभा सीटें आती हैं। इसमें से रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर जिला शामिल है। बीजेपी सरकार में विंध्य की अहम भूमिका है। 30 सीटों में से 24 पर बीजेपी ने कब्जा जमाया हुआ है और 2018 में सिर्फ 6 सीटों पर कांग्रेस ने यहां जीत हासिल की है। और चलिए अब विंध्य के बाद ये भी जान लेते हैं कि महाकौशल का सियासी समीकरण क्या है। तो महाकौशल में विधानसभा की 38 सीटें हैं। 38 में से 24 पर कांग्रेस का कब्जा है। जबलपुर, छिंदवाड़ा, कटनी, सिवनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी और बालाघाट जिले की सीटें महाकौशल में शामिल है। 2018 में कांग्रेस ने महाकौशल में शानदार प्रदर्शन किया। बीजेपी को मात्र 13 सीटों से ही महाकौशल में संतोष करना पड़ा और एक सीट पर निर्दलीय ने बाजी मारी थी। अब बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। दावेदार भी सामने आने लगे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के मौजूदा विधायकों की टिकट पर सस्पेंस बरकरार है। इसी बीच विधायकों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट को लेकर सीएम भूपेश के बयान ने विधायकों की धड़कनें बढ़ा दी हैं, क्योंकि कांग्रेस 75 पार के नारे के साथ आगे बढ़ रही है। लिहाजा कमजोर परफॉर्मेंस वाले विधायकों का पत्ता कट सकता है। आपको थोड़ी बताऊंगा, मीडिया बताने की थोड़ी है, वो तो पार्टी बताऊंगा। जी हां, खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधायकों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट संगठन को सौंपेंगे। यानी विधायकों के टिकट कटने और विधायकों को टिकट मिलने में ये रिपोर्ट काफी अहम साबित होगी, क्योंकि सीएम भूपेश बघेल ने साल भर पहले भेंट मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत की, सरकारी कामकाज और योजनाओं का फीडबैक लिया, साथ ही विधायकों के कामकाज और परफॉर्मेंस की थाह भी ले ली। उन्होंने ये भी देखा कि क्या 2018 में भारी मतों से जीतने वाले 2023 में भी जीत सकेंगे। और जब मीडिया ने विधायकों के परफॉर्मेंस को लेकर सवाल किया तो उन्होंने सीधा कहा कि वो ये रिपोर्ट पार्टी को ही देंगे। देखो, जहाँ तक कि मेरी बात है तो जो 68 सीट जीते और बाद में 3 और जीते, तो कुल मिला के हमारी विधानसभा में उपस्थिति 71 की हो गई। मैं तो चाहता हूँ बरकरार रहे, लेकिन जैसे मैं अभी भेंट मुलाकात कार्यक्रम में जाता हूँ तो जो नौजवान हैं वो नारा लगाते हैं अब की बार 75 पार। तो जनता के जनादेश है, उसको स्वीकार करना ही होगा। तो आज किसान है, मजदूर है, नौजवान हैं, महिलाएं हैं, वो सब लोग कांग्रेस की सरकार फिर से बनाना चाहते हैं। और देखिए आंकड़ा कहाँ तक पहुंचता। भूपेश बघेल के बयान के बाद विधायकों की धड़कनें बढ़ गई हैं। सुगबुगाहट है कि मिशन 75 पार को लेकर चल रही कांग्रेस बड़ी संख्या में विधायकों के टिकट पर कैची चला सकती है। 30 से 35 विधायकों की रिपोर्ट भी ठीक नहीं है। तो वहीं बीजेपी में भी सिटिंग एमएलए के टिकटों पर संकट बना हुआ है। यहाँ तो सभी विधायकों के टिकट पर तलवार लटकी हुई है। और ऐसे परिस्थितियों में सरकार वादा करके तो आ गई, लेकिन जब वादा निभाने की बात आई तो सरकार लगातार वादा खिलाफी में उतर गई है। मैं समझता हूं छत्तीसगढ़ की जनता केवल इंतजार कर रही है और आने वाले समय में ये वादा खिलाफी के भुगतान कांग्रेस को भुगतनी पड़ेगी। 75 के दावे को छोड़ दीजिए, सरकार भी नहीं बनेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाले समय में बनेगी, ये मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दलों के लिए 2023 काफी अहम है। बीजेपी जहां अपनी खोई जमीन वापस लेने के लिए रणनीति बना रही है, तो कांग्रेस 2018 के प्रदर्शन को दोहराने की तैयारी में है। बीजेपी के पास ज्यादा खोने को कुछ नहीं, लेकिन कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम रख रही है।
और भूपेश बघेल की रिपोर्ट इस बात का इशारा भी करती है। इसी रिपोर्ट ने विधायकों की धड़कनों को बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में गौठान अहम मुद्दा रहेगा और यही वजह है कि गौठान पर सियासी घमासान भी मचने लगा है। खबर रायपुर से है, जहां मंदिर हसौद इलाके के गोढ़ी के पास गौठान की फोटो खींचने को लेकर हुए विवाद ने अब एक बड़ा रूप ले लिया है। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प में कई बीजेपी नेता घायल हो गए हैं, तो वहीं हंगामे के बाद बीजेपी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में थाने पहुंचे। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता पर एफआईआर दर्ज की गई। दरअसल गोढ़ी गौठान में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव गौठानों की बदहाली को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, लेकिन इसके पहले ही बीजेपी कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। गौठान में तनाव की स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल भी मौके पर तैनात कर दिया गया है। वहीं इस मामले में अब सियासत भी तेज हो गई है। और अब बात करेंगे अतीत के पन्नों की। बीजेपी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, 18 करोड़ से ज्यादा सदस्य होने का दावा है, लेकिन इसका शुरुआती सफर कैसा रहा? कैसे जनसंघ से जुड़े कार्यकर्ता काम करते थे? कैसे प्रचार प्रसार किया जाता था? और पहले नैतिकता का कितना महत्व था? बंसल न्यूज हेड शरद द्विवेदी ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कवि सत्यनारायण सत्तन से बात की, तो बातों ही बातों में इन सभी सवालों के जवाब भी मिल गए। आप भी सुनिए। मेरी उम्र 13 साल की थी। वाह जी। 1952 में मैं 13 साल की उम्र का किशोर तो नहीं कह सकता, बालक ही था। और तब से मैंने भारतीय जनसंघ के दीपक को अपनाना प्रारंभ किया। उसकी चिट्ठियां लिखना शुरू करी, नगर वोटर स्लिप चालू करी और गांव में जाकर अपने मोहल्ले में जाकर के उसे तकसीम किया। अब झंडे बनाए। झंडे जनसंघ के पास कोई पैसा नहीं था, कोई पूंजी नहीं थी। हम घर घर जाते, चावल मांग करके लाते, फटी पुरानी धोतियां मांग करके लाते। हमारे नेता उत्सव चंद पोरवाल उन धोतियों को देखते, सफेद चाहे जनानी हो मर्दानी हो, उसको अपने तरीके से जमा करके काटते और उसे काट करके गेरू में डुबोते। गेरू में डुबोने के बाद में उसे उस घरों से मांग करके लाए हुए चावल की माडी में उसे डुबा करके उस पर प्रेस करते। प्रेस करने के बाद अपने हाथ से उस पे दीपक बनाते और उस पे जनसंघ लिखते और एक झंडा तैयार हो जाता। इस तरीके से मांगी हुई साड़ियों के माध्यम से हम लोगों ने अपने आप को जिया है। तो चाहे वो साड़ियां पुरानी हो और लोगों ने अपने घर के पुराने वस्त्र हमें दिए और उन वस्त्रों का उपयोग हमने इस तरीके से करते हुए समाज में चेतना को जागृत करने का प्रयत्न किया। हमारे नेता भी ऐसे थे कि अगर मांगे हुए वस्त्रों से 33 झंडे हम तैयार कर पाए तो उसे 33 स्थानों पर लगाना है। तो कौन से 33 स्थान होंगे वो हमें चयन करना है। वो चयन तो हमारे नेता ही कर लेते थे, लेकिन जब उन 33 स्थानों पर हम झंडे लगाते थे तो उन झंडों को लगाने के बाद हमारे जो संरक्षक थे वो उन्हें देखने जाते थे कि कार्यकर्ता ने कार्य पूर्ण रूपेण से किया है अथवा नहीं। और वो सौहार्द को लेकर के हम चलते चले गए। आज हमारी स्थिति ये है कि हम देश में शासन करने की स्थिति में आ गए। हमने ये भी देखा कि हमारे पास अभी ताजा बात बतलाता हूँ, 1983 में जब हम लोगों ने इंदौर में नगर निगम पर प्रथम बार काबिज हुए जी, तो उस प्रथम बार काबिज होने के अवसर पर हमारे यहाँ पर एल्डरमैन बिठाना है। हमारे अध्यक्ष थे श्री गोकुल दास जी भूतड़ा जी, भारतीय जनता पार्टी के 83 में। तो उनके लिए हमने प्रार्थना की कि इन्हें एल्डरमैन बनाना चाहिए। हमारे नेता नारायण राव धर्म और राजेंद्र धारकर जी ने सहर्ष इसको स्वीकार किया। मेरे को एक कार्यक्रम में जाना था कलकत्ता, मैं कलकत्ता चला गया। पार्टी से तय हो गया कि गोकुल दास भूतड़ा एल्डरमैन होंगे। मैं जब लौट करके अपने कार्यक्रम से आया तो मुझे पता लगा कि गोकुल दास भूतड़ा एल्डरमैन नहीं हुए। तो मैंने जाकर अपने नेताओं से कहा कि ये तो तय हुआ था। तो बोले हाँ तय तो हुआ था, लेकिन आप हमसे बात करने के बजाय गोकुल दास जी भूतड़ा से बात करें।
मैं गया गोकुलदास जी भूतड़ा से के पास, तो मैंने कहा भूतड़ा जी आपका तो जो तय था, बोले भैया सब तय था, सब तैयार थे, लेकिन मेरे सीनियर उत्सव चंद जी पोरवाल हैं, वो मेरे पहले भारतीय जनसंघ के सदस्य हैं, पहले उनका नंबर लगेगा, उसके बाद मेरा नंबर लगेगा। राजनीति का वो सौहार्द मैंने देखा है, जो उन्होंने अपना पद छोड़ दिया और उत्सव चंद जी को अपने स्थान पर एल्डरमैन बना करके रख दिया। ये अभी 83 की बात है, जिसके बाद जबकि हम भारतीय जनता पार्टी में रन कर रहे हैं। और इसी के साथ 23 की तकरार किसकी सरकार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।